Good morning. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Yes, okay. So you see, yes, my name is Naman and this is your demo lecture. Good afternoon, Rishabh. Arre, you are my old student. Okay. So good afternoon to all of you. My name is Naman. I'm going to take a demo session on why to choose public administration as an optional and to answer some of your queries अगर कोई है तो. Right. Good afternoon, Tanishq. Good afternoon. देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नए हैं उनके लिए जस्ट टू क्विकली टेल अबाउट माई सेल्फ से आई हैव बीन थ्राइस टू इंटरव्यू once in waiting list, right? So you are in safe hands, don't worry about that, right? Many successful candidates have cleared, right? It's there on my website जिनका एग्जाम निकला है. सी अब पबाड ऑप्शनल की अगर बात करें, लेट्स कीप द सेशन शो. आपका जो भी डाउट हो आप मेरे से चैट कॉलम के अंदर पूछ सकते हैं, रेज हैंड करके पूछ सकते हैं. लाइक डोंट कीप एनी डाउट, राइट? और कुछ सीख के जाओगे इस डेमो के अंदर, ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट करूंगा मैं आपका. तो आप देखिए अब जो पबाड ऑप्शनल है आपको क्यों चूज करना है. सी अगर आप 2009 से पहले की बात करें, 2009 से पहले की, है ना, तो हर इंसान पबाड ही लेता था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल ही लेता था. बहुत अच्छा स्कोरिंग रेट था, मैक्सिमम लोग ये लेते थे. 11 से 2017, स्पेसिफिकली 2012 से 2017 के बीच में पबाड ऑप्शन को स्लॉटर किया गया. हर ऑप्शनल के अंदर एक ही फेज आता है, एक सैचुरेशन लिमिट आ जाती है. तो इसका सक्सेस रेट थोड़ा सा कम हो गया और बाकी ऑप्शनल आगे लीप ले गए, दैट इज सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस और व्हाट नॉट. बट फ्रॉम 2007 has bounced back. लास्ट टू लास्ट ईयर प्रदीप सिंह जो हैं वो टॉपर भी इससे रहे हैं, रैंक 3 रैंक 4 निकला है. तो इट इज सेफ टू से दैट पबाड इज अ सेफ ऑप्शन नाउ. जैसे जो हर ऑप्शनल के अंदर एक सैचुरेशन लिमिट आती है वो क्रॉस हो चुकी है इसमें से. नाउ वन मोर थिंग, सी पबाड इतना फेमस ऑप्शनल है कि जो 9,500 लोग मेंस लिखते हैं, आउट ऑफ दैट 3,300 आर पबाड ऑप्शनल स्टूडेंट्स ओनली. तो एक मिसकंसेप्शन होता है दिमाग के अंदर कि सर इतने सारे स्टूडेंट्स अगर पेपर लिख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है हमारा कम स्कोर आएगा. नो, राइट? हमारे यहाँ पे ऑप्शनल के हिसाब से आपको वेटेज नहीं दिया जाता है, आपको हमें आपका स्कोर चाहिए. दैट्स इट, राइट? डजंट मैटर कि आपने पंजाबी लिटरेचर लिया है, पबाड लिया है या जो भी लिया है. तो आपको वो ऑप्शनल चूज करना चाहिए जिसके अंदर यू फील कॉन्फिडेंट, यू एंजॉय. व्हाई? क्योंकि आप देखिए इंटरव्यू के अंदर आपके पहले क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट योरसेल्फ, then about your parents, then hobbies, and next question is on your optional. तो ऑप्शनल का पेपर आपको बहुत मदद करेगा, लाइक आगे इंटरव्यू के लिए भी और आगे भी, राइट? तो लेट्स स्टार्ट पबाड ऑप्शनल के अंदर क्या होता है क्या नहीं. लेट मी अगेन ब्रीफली टेल यू कि व्हाई आई एम स्टार्टिंग इट इन जनवरी, व्हाई यू नीड टू गो फॉर जनवरी पबाड ऑप्शनल और एनी अदर ऑप्शनल. देखिए, नॉर्मली जून में एग्जाम होता है आपका प्रीलिम्स, नॉर्मली जून में होता है आपका एग्जाम, और नेक्स्ट एग्जाम आपका प्रीलिम्स आता है जून के अंदर. तो हम क्या करते हैं, लेट्स से आप ये 2020 में हुआ और 2021 में आपको अपीयर होना है ना? तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली आपका अक्टूबर में ऑप्शनल स्टार्ट करते हैं और वो जैन फेब तक चलता है आपका ऑप्शनल तैयार हो जाता है. फिर आप जीएस की तैयारी करने लग जाते हो अगले प्रीलिम्स के लिए. ऐसा हो जाता है. पर 2020 वाज नॉट अ नॉर्मल ईयर. यूपीएससी ने प्रीलिम्स ही अक्टूबर में कराया. तो इसलिए हमें लगा था शायद अगले साल का एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ है. अगले साल भी जो आपका जून का एग्जाम है वो जून में ही रखा गया 2021. तो अनफॉर्चुनेटली वो जो ऑप्शनल प्रिपरेशन का टाइम हमें मिलता था हर साल, वो हमें मिला नहीं, क्योंकि अब जो एग्जाम है वो उसी डेट पे है, राइट? तो ये हर एक के साथ हो रहा है, आप नए नहीं हो इसके अंदर. अब ऑप्शन नंबर 1 यू हैव कि हम खाली प्री पे फोकस करें, पहले जीएस पे फोकस करें, प्री निकल जाए तो उसके बाद ऑप्शनल की तैयारी करेंगे. उस केस में आपका पेपर नहीं हुआ, आई कैन गिव यू इन राइटिंग. कभी भी प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल की तैयारी नहीं होती है, मेंस के अंदर नहीं हो ही नहीं सकती है, क्योंकि 3 महीने नॉर्मली आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए चाहिए. इट्स अ कोर सब्जेक्ट, योर फेवरेट सब्जेक्ट हैज टू बी ऑप्शनल. तो आप देखिए, आप उसके अंदर रिवाइज कर सकते हैं, एक पेपर कंप्लीट कर सकते हैं.
लेकिन आप पूरा का पूरा ऑप्शनल नहीं कर सकते उन 3 महीने में, क्योंकि जीएस भी तो करना है, फिर वहां पर आपको नुकसान हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि इस अगर आप नेक्स्ट ईयर अपीयर हो रहे हैं, तो आपके पास अब ऑप्शन नहीं है वेट करने का कि हम प्री तक के वेट कर लें, या आप उससे अगले साल भी अपीयर हो रहे हैं, लेट्स से 2022 में भी अपीयर हो रहे हैं, तो जितना जल्दी ऑप्शनल करके रखेंगे उतना बेटर है। इसीलिए ये जो आपका ऑप्शनल बैच चलेगा, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 6। तो एम ये है कि 20th Feb तक आपकी सारी थ्योरीज जिसमें टाइम लगता है, पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी जर्नल स्टडीज की प्रिपरेशन पे होगा, या तो हम कंटिन्यू करेंगे, या हम जून जैसे ही आपका प्रीलिम्स होता है उसके नेक्स्ट 1 मंथ में इसको वाइंड अप कर देंगे। तो इट विल बी टोटली ऑन योर कन्वीनियंस, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, राइट? तो आप छोड़ने का अफोर्ड कर नहीं सकते ऑप्शनल के बिना, तो देखो वैसे ही एग्जाम नहीं निकलता है, आपको याद रखना है, बिना ऑप्शनल के देयर इज नो एग्जाम। ट्रस्ट मी, देयर इज नो एग्जाम। तो ऑप्शनल तो आपको करना ही है। तो अब आपके पास अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि आपको अब ही करना पड़ेगा, पर ये सबके साथ है। देखो, अब इसके दो चीजें हो सकती हैं। इफ यू डू इट प्रॉपरली एंड यू सिट इन प्रीलिम्स, यू क्रैक प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए बहुत टाइम पड़ा है, इसके बाद भी बहुत टाइम पड़ा होगा, फेब में भी अगर हम खत्म करते हैं, यू विल हैव एन एज ऑन ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लीविंग द ऑप्शनल राइट नाउ, कि हम खाली जीएस पे फोकस करते हैं। तो आप देखिए, स्ट्रैटेजी यही है, एवरी इंस्टीट्यूट इज स्टार्टिंग ऑप्शनल फ्रॉम हेयर। ये तो हो गया जनवरी में क्यों स्टार्ट करना है। अच्छा, अब आते हैं पबैड क्यों लेना है, पबैड का सिलेबस क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। देखिए, हर ऑप्शनल के अंदर 2 पेपर होते हैं, 250 मार्क्स ईच। इसका भी पेपर 1 है, पेपर 2 है। हर ऑप्शनल के पेपर 1 के अंदर होते हैं आपके थियोरेटिकल कंसेप्ट्स, राइट? थ्योरीज की वर्ल्ड लिटरेचर में कहां से आया। उसके बाद जो सेकंड पेपर होता है वो होता है इंडिया स्पेसिफिक, कि उस थ्योरी को आप इंडिया में अप्लाई करके दिखाओ। करंट अफेयर्स वगैरह सारे इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो पेपर 2 करना बहुत आसान है, जीएस के साथ हो जाता है। पेपर 1 इज द थिंग जहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरीज वगैरह है, इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट, राइट? दोनों पेपर 250 मार्क्स के हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं, इफ यू स्कोर मोर देन 290 मार्क्स इन योर ऑप्शनल, आपका पेपर निकल जाता है। लेकिन रैंक लाने के लिए यू हैव टू स्कोर मोर देन 300 मार्क्स इन योर ऑप्शनल। ये आप मान के चलो, 300 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करनी है। देखो, सिलेबस पूरा डिफाइंड है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, सिलेबस पूरा डिफाइंड है। आपकी पसंदीदार ऑप्शनल होगा, तो जो भी आप ऑप्शनल चूज करें, इन इन दिस केस पबैड, आपको ऐसे तैयारी करनी है कि आपको लाइक आपके पास शॉर्ट नोट्स भी हो, प्रॉपर नोट्स भी हो, ताकि आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी लिख सके, 5 मार्क का क्वेश्चन भी लिख सके वैसे। तो आपको 300 प्लस स्कोर करना है, 300 प्लस स्कोर करना है। इसलिए इसकी प्रिपरेशन रफली कोई भी ऑप्शनल हो 3.5 मंथ्स लेती ही है, अगर आपको ढंग से करनी है। ऊपर ऊपर से करोगे तो आप वही 200-220 स्कोर के पास रह जाओगे, पेपर निकलेगा नहीं, फायदा नहीं है। देखिए, मेंस निकालने के लिए, एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, आप सर्च भी कर सकते हैं। मेंस निकालने के लिए जीएस के जो 4 पेपर होते हैं, 1 2 3 4, उसके अंदर ना मैक्सिमम 5-10 मार्क का फर्क होता है। लेट्स से आपको एक क्वेश्चन ज्यादा आता होगा, मेरे को क्यों? क्योंकि जो इंसान मेंस में बैठा है वो प्रीलिम्स निकाल के बैठा है, तो उसका जीएस स्ट्रांग है। तो जीएस के अंदर 5-10 मार्क्स की आप लीड ले सकते हो, या किसी से पीछे हो सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन जो ऑप्शनल है वो सीधा आपको 30 से 50 मार्क्स की लीड दिलवा सकता है। एवरेज स्कोर हर ऑप्शनल का पता है कितना ज्यादा है? 240। और जिनका एग्जाम निकलता है उन सबका स्कोर होता है 290 प्लस, 300 प्लस। तो अगर आपने 300 स्कोर कर लिया, आपका पेपर थ्रू है, ये आप ट्रस्ट करिए। तो इसलिए अगर आप ऑप्शनल की तैयारी किसी एरे गेरे या किसी ऐसे वैसी जगह पे पड़ गए जहां से आपसे पेपर नहीं निकला है, वहां पे बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो बदल सकते नहीं हो आप बाद में। बदलने को बदल सकते हो, पर इतना एफर्ट दोगे तो आगे आप दे नहीं सकते, राइट? तो अब बात करते हैं पबैट के बारे में। आई थिंक ओवरव्यू क्लियर है। उसके बाद आपके जो स्पेसिफिक डाउट्स होंगे आप वो पूछ सकते हैं। अब आते हैं ओवरव्यू के बारे में। देखिए, अच्छा, वन मोर ओवरव्यू डाउट जो जर्नल डाउट रहता है, वो ये कि सर पबैट में ऐसा क्या है जो बाकी ऑप्शनल से अलग करेगा। देखिए, सिलेक्शन होने के बाद भी यही पढ़ना है आपको, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आर यू गेटिंग दिस? आपको पब हेड में ही जाना है और पब हेड ही पढ़ना है।
आपको पूरी जिंदगी यही काम आना है, इसलिए एस्पिरेंट्स यही पढ़ के जाते हैं। बल्कि ARC 2 की तो रिपोर्ट थी, ARC 2 की तो रिपोर्ट थी कि पबैड ऑप्शनल को बाइंडिंग कर दिया जाए जिसको भी यूपीएससी का एग्जाम देना है उसके लिए, राइट। तो देखिए आपने जीएस में पॉलिटी पढ़ा होगा, ये पूरा वो है। पेपर 2 आपका पूरा पॉलिटी है, पेपर 1 वो थोड़ा सा डिटेल में है, तो ये सारा पॉलिटी के हिसाब से चलता है। लेट मी जस्ट टेल यू। सो पेपर 1 के अंदर आपके 12 चैप्टर्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और पेपर 2 के अंदर आपके 14 चैप्टर्स है जो इंडिया स्पेसिफिक है। ऑब्वियसली थ्योरीज वगैरह पेपर 1 में है जिसमें आपको फोकस करना है। अब देखो मैं बता देता हूँ पबैड में है क्या, कैसे क्वेश्चन आए। देखिए, दिस आई टेल इन एनी सेमिनार आई टेक एनीवेयर इन इंडिया, राइट। जहां भी मैं सेमिनार लेता हूँ एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, टफ क्वेश्चन कोई पीएचडी की बुक से या बड़ी बुक से नहीं आता है। टफ क्वेश्चन बेसिक्स पे होता है। आपके अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं, आपको वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लग सकता है, राइट। जैसे देखिए, सी एडमिनिस्ट्रेशन का, लेट मी जस्ट टेल यू ताकि आपको सिलेबस भी समझ आ जाए और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक टॉपिक करा देता हूँ। बाकी आप जो मेरे से पूछेंगे मैं उसके हिसाब से सेशन आगे कंडक्ट कर दूंगा, नो पॉइंट। क्योंकि देखो एक डेमो लेक्चर मेरा यूट्यूब पे पड़ा ही है, तो अगर आपको प्रॉपर डेमो लेक्चर देखना है वो तो उसके अंदर है। तो मैं आपको एक टॉपिक करा के सारे चीज समझा देता हूँ, और मैं चाहूंगा आप चैट कॉलम में अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप डिस्कस करके बताएंगे तो। और उसके बाद आप मेरे को कोई और चीज कराने को कहेंगे तो मैं वो भी करा दूंगा, राइट। आई वोंट वेस्ट द टाइम, बट एक टॉपिक करा के आपको सिलेबस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। जस्ट लिसन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज एड प्लस मिनिस्टर। एड प्लस मिनिस्टर, जिसका मतलब होता है एडी, एड प्लस मिनिस्टर, टू मैनेज अफेयर्स। टू मैनेज अफेयर्स, भाई मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। सी लेट्स से अगर मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं तो उसे मैं मैनेज कैसे करता हूँ, कितने बजे खोलता हूँ, किस बच्चे को कहाँ बिठाता हूँ, किसको रोल नंबर देता हूँ, किसकी फीस कैसे लेता हूँ, वो सारी चीजें उसके अंदर आ गई, जिसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कहते हो, राइट। सिमिलरली आप अपने घर को मैनेज कर रहे हो, तो कौन करता है, आपके फादर करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, बिजली का बिल कौन भरता है, सैलरी कहाँ से आती है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होती है, वो सारी चीजें। ऐसे ही देश को कैसे मैनेज करते हैं और कौन करते हैं उसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डज इट तो उसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, टू मैनेज अफेयर्स। सी जैसे गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं गवर्नेंस की बात करूं, गवर्नेंस का सिंपल सा मतलब होता है, गवर्नेंस का सिंपल सा मतलब होता है एक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम सोसाइटी में आए उसे सॉल्व करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। लेट्स से आप घर से बाहर निकले, बारिश हुई और पानी भर गया, पानी भर गया सड़क पे, आप जा नहीं पा रहे, ट्रैफिक जैम है, तो आप क्या बोलते हो, यार इस देश की गवर्नेंस बहुत खराब है। वैसे आप गवर्नमेंट यूज करते हो वर्ड, अभी बता देता हूँ। आप क्या कहते हो, इस देश की गवर्नेंस बहुत खराब है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कहाँ आप कंप्लेंट करेंगे, वो कैसे सॉल्व करेंगे, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गवर्नेंस। लाइट चली गई एकदम से, तो अगर एकदम से लाइट चली गई तो आप क्या उसकी कंप्लेंट कहाँ करेंगे और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नेंस। जहां पर भी एक से ज्यादा लोग होंगे प्रॉब्लम होगी, और उस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करने को हम क्या बोलते हैं, गवर्नेंस। गवर्नेंस। एंड यू सी द डिफरेंस, गवर्नमेंट इज जस्ट instrument that we use to provide, instrument of problem solving, instrument we use to solve problem, या instrument we use to provide governance, we use to provide governance। देखो इसे ऐसे समझो, ध्यान से देखिए। सी लेट्स से आप सोसाइटी में रहते हैं, आप चंडीगढ़ रहते हैं, लेट्स से आप चंडीगढ़ रहते हैं, ठीक है, चंडीगढ़ रहते हैं, बहुत लेट्स से हवा चलती है बहुत तेज और इलेक्ट्रिसिटी टावर गिर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी टावर फॉल कर जाता है और सारा पावर ऑफ हो गया है, पूरे एरिया में पावर ऑफ हो गया है। सो इट इज अ प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी ऑब्वियसली। लेट्स से सारे लोग हैं, इन सबके लिए प्रॉब्लम है यहाँ पे, राइट। तो गवर्नेंस हम किसे कहेंगे, कि पहली बात तो प्रॉब्लम से कैसे मतलब है, प्रॉब्लम है पावर जाना, पहली बात तो प्रॉब्लम आई ही क्यों, व्हाई डिड इट कम, राइट, आनी नहीं चाहिए थी। लेट्स से अगर आ गई, लेट्स से अगर आ गई,
तो हम इसकी कंप्लेंट कहां करें, इसकी कंप्लेंट कहां करें, राइट? कंप्लेंट कहां करें, किसको करें, किसको करें, और वो कैसे, हाउ ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम। इस पूरे प्रोसेस को, प्रॉब्लम होने से पहले से लेके एंड तक को हम क्या बोलते हैं, गवर्नेंस। और आप प्रॉब्लम कंप्लेंट कहां करते हो, जो बंदा ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। फिर से समझो, फिर से समझो, आई आस्क आस्क डाउट आल्सो। सी देखो, आज से 5,000 साल पहले, लेट्स से मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, मौर्य एम्पायर के अंदर दंगे हो जाते हैं, तो उस दंगों को कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसे बोलते हैं गवर्नेंस। करेगा कौन, गवर्नमेंट। और उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या था, मोनार्की, किंग, किंग आता था और प्रॉब्लम सॉल्व करता था। आज के टाइम पे अगर दंगे हो जाते हैं तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, गवर्नेंस। करता कौन है, गवर्नमेंट, जो कि आज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, पीएम एंड all the police and all department. So I hope the difference between government and governance is clear. Governance is the process of problem solving. Government is the instrument that you use to solve problem. इंडिया में ना हम इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, पर ये फर्क है। चाहे आपने वर्ड सुना होगा गुड गवर्नेंस, देयर इज नथिंग नोन एज गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस होता है अच्छे से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, right? There has to be certain values on the which, like transparently आप problem solve कर रहे हो, accountable तरीके से कर रहे हो। तो governance और administration word interchangeably हम use कर लेते हैं। तो अब देखिए, administration का क्या मतलब है, to manage affairs, like government, कि आप एक देश को आप कैसे manage करते हो। अब आप मेरे को बताइए, देखिए मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा contribute करें, ट्रस्ट मी आपको बाकी जगह भी काम आ जाएगा। तो लेट्स से आप मेरे को बताइए, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सेक्टर में क्या फर्क होता है। लेट्स से प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या फर्क होता है, लाइक प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक सेक्टर में अगर आपको डिफरेंस देना हो तो आप क्या देंगे, कैन यू टेल मी, चैट कॉलम में लिख के बता सकते हैं। ओके, ऋषभ से प्राइवेट वाले प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, और पब्लिक वाले वेलफेयर के लिए काम करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भावनी ऑल्सो सेज द सेम। और कोई पॉइंट बताओ, दोनों ने सेम पॉइंट बताया है कि एक प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, एक वेलफेयर मोटिव के लिए काम करता है। और कोई पॉइंट पब्लिक और प्राइवेट के अंदर, ये तो पढ़ते ही रहते हो हर जगह। हाँ, भवनी सेज अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी टू पब्लिक, यस। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उनको जवाब दे रही देनी, अकाउंटेबिलिटी टू पब्लिक, जनता को जवाब देना पड़ता है, जनता को जवाब देना पड़ता है। प्राइवेट के अंदर नो सच रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइवेट के अंदर देयर इज नो सच रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जैक्टली, नो सच रिस्पॉन्सिबिलिटी। पब्लिक के अंदर आपको प्रॉपर हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है, वेरी गुड, प्रॉपर हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है। प्राइवेट के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं। ऐसे आपने देखा है बैंक अकाउंट में, अकाउंट आप बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाने जाएं तो आप वो कितने अच्छे से वो आपसे बात कर लेते हैं, लाइक कोई बात नहीं, आपको कहीं भी कैबिन में बिठा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। सरकारी ऑफिस में ऐसा नहीं है। सरकारी ऑफिस में आपको लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स, ये सब फॉलो करना है। दे आर नॉट बाउंड बाय इट, दे आर नॉट बाउंड बाय इट, दे आर नॉट एट ऑल बाउंड बाय इट। अब देखिए, दे आर नॉट एट ऑल बाउंड बाय इट। देखो, एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं आपको, पबैट का सिलेबस भी समझ आ जाएगा। देखिए, सी चाणक्य ने एक कंसेप्ट दिया था, मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय। चाणक्य जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मत्स्य न्याय, लॉ ऑफ फिश, लॉ ऑफ फिश, लॉ ऑफ फिश। सी ये कंसेप्ट क्या कहता है, आप देखिए, ये अभी पीएम ने भी यूज किया था रिसेंटली। ये कंसेप्ट क्या कहता है, लेट्स से एक वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी में ऐसा देखा गया है, वाटर बॉडी में ऐसा देखा गया है कि बड़ी मछली छोटी मछली को, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, लाइक द बिग फिश ईट्स द स्मॉल फिश। अब एक रीजन तो हमें पता है, फूड चेन, दैट इज न्यूट्रिशन, कि उसे भूख लगी होगी भाई, सरवाइव भी तो करना है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि ऐसा देखा गया है कि बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खा जाती है, चाहे उसे भूख लगी हो या ना लगी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ हंगर, द बिग फिश ईट्स द स्मॉलर फिश, स्मॉलर फिश, राइट। तो एक तो है न्यूट्रिशन। तो आप बता सकते हैं कि वो क्यों, भाई भूख लग रही है तो खाए, भूख नहीं लग रही तो क्यों खा रही है वो उसे, कैन यू टेल मी दिस।
बिना बात के कोई किसी को क्यों कंज्यूम करेगा? एग्जैक्टली अपनी अथॉरिटी मेंटेन करने के लिए, अथॉरिटी मेंटेन करने के लिए। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आधे से ज्यादा लोग प्रीलिम्स में क्यों हार जाते हैं? वो आधे से ज्यादा लोग प्रीलिम्स में जाने से पहले ही हार जाते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, सिलेबस अभी आधा पड़ा है, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, इतने बड़े बड़े लोग तैयारी करते हैं। एग्जैक्टली तनिष, एब्सोल्युटली करेक्ट, सुपेरियरिटी। सी आप देखिए, आधे लोग डर, माइंड का खेल है सारा। सी आप ध्यान से देखिए, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने नहीं कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, राइट? सो दैट इज ऑल इन द मेंटालिटी ना, दैट यू वांट्स टू डू। देखिए, शेर जो है, आपको बचपन से, लेट्स से हिरन को बचपन से बताया गया है कि शेर हिरन को खा जाता है। लेट्स से हिरन के सामने जब भी शेर आया, या शेर के सामने जब भी हिरन आया, शेर ने उसे खाया है। लेट्स से 5 बार शेर ने एक हिरन को उसके आगे से जाने दिया, कुछ नहीं कहा, तो हिरन के माइंड में एक चीज आएगी कि ये शायद मेरे को खा नहीं सकता है, राइट? कि इतना भी पावरफुल नहीं है जितना लोग बता रहे थे, लाइक इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है जितना ये बता रहे थे। तो आप देखिए, हो सकता है जब छठी बार वो शेर एक्चुअली हिरन को खाने जाए, तो हिरन रिटेलिएट करे, रेजिस्ट करे। जीतेगा शेर ही, लेकिन एटलीस्ट हो सकता है हिरन बच के निकल जाए, एटलीस्ट फाइट देगा वो उसे। आप समझ रहे हैं? तो आप देखिए, बड़ी मछली छोटी मछली को इसलिए नहीं, इसलिए तो खाती है कि भूख है, लेकिन इसलिए भी खा जाती है जब भूख नहीं होता, क्योंकि अगर एक बार उसने उसे जाने दिया ना, अगली बार हो सकता है वो उसकी इज्जत ना करे, उसकी डोमिनेंस खत्म हो जाए उस एरिया में। आप समझ रहे हैं? चाणक्य का ये कंसेप्ट था। और उन्होंने क्या कहा कि लोगों पे भी यही कंसेप्ट लगता है, ह्यूमंस पे भी यही कंसेप्ट लगता है। स्ट्रॉन्ग पीपल विल ऑलवेज एक्सप्लॉइट द वीक पीपल, चाहे उन्हें पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग पीपल विल ऑलवेज एक्सप्लॉइट द वीक पीपल, ताकि उनकी सुपेरियरिटी, डोमिनेंस मेंटेन रहे। से आप ध्यान से देखिए, लेट्स से मैं ब्राह्मण कास्ट को बिलोंग करता हूं, आप एक जनरल कास्ट को बिलोंग करते हैं, ठीक है? और कोई थर्ड पर्सन है, वो एक रिजर्व कास्ट को बिलोंग करता है। हालांकि कास्ट का क्राइटेरिया ही गलत है, पर लेट्स से ऐसा कुछ है। दो लोग, जिसे ना मैं जानता हूं, जिसे ना आप जानते हो, कोई नहीं जानता है, दो लोगों ने शादी कर ली इंटरकास्ट लेट्स से एक अपर कास्ट के बंदे ने लोअर कास्ट के बंदे के साथ शादी कर ली। आप देखिए, कुछ लोग जो जानते भी नहीं है, उनसे कभी मिलेंगे भी नहीं लाइफ में, जाके उनकी ऑनर किलिंग कर देते हैं। क्यों? भाई हमारे घर से ना राशन ले रहे, ना हमसे कभी मिले, ना हमें कभी प्रॉब्लम देंगे। वो इसलिए, क्योंकि देखो, वो इतने सालों से ब्राह्मण्स ने शास्त्र को ऐसे इंटरप्रेट किया है कि ब्राह्मण टॉप वर्ण है, और जब ऐसी शादी होती है, जब ब्लड इम्प्योर होता है, तो ये लोग खुश नहीं रह सकते, तबाही होगी, ये होगा वो। अगर लेट्स से एक इंटरकास्ट मैरिज होती है और वो खुश हो और सक्सेसफुल हो, ब्राह्मण्स का सारा पाखंड खत्म हो जाएगा, और अगली बार इनके शायद ये वाली चीजें लोग ना माने कि तुम टॉप पे भी क्यों हो, ऐसा क्या किया तुमने कि वर्ण सिस्टम में तुम टॉप पे आओगे। आप समझ रहे हैं? पीपल हैव एक्सेप्टेड सर्टेन बिलीव्स बिकॉज समबडी हैज टोल्ड देम, जो पावर में थे उन्होंने बोला ये चीज एक्सेप्ट करो, राइट? अगर एक बार ये वाली चीज प्रूव हो गई कि ये तो गलत थी, ये तो झूठ है, लॉजिक आ गया, तो आप देखिए उनकी डोमिनेंस खत्म हो जाएगी ब्राह्मण्स की। इसलिए वो लोग ये करवाते हैं, ब्राह्मण्स नहीं, जो भी ये सारे ऑनर किलिंग वगैरह करवाता है। सी लव जिहाद, व्हाट इज दैट लव जिहाद कंसेप्ट? आप देखिए, दो लोग जिसको आप नहीं जानते, मैं नहीं जानते, अपनी इच्छा से लेट्स से शादी कर लेते हैं, लेट्स से अपनी इच्छा से करते हैं, हमारे घर से कुछ नहीं ले रहे, हमें कुछ नहीं कह रहे, लेट्स से कुछ ऐसा हो जाता है। अब आप देखिए, लेट्स से कुछ लोग उन्हें जाके मारते हैं, पीटते हैं, जो भी करते हैं, विजिलेंटलिज्म होता है। क्यों? वो इसलिए, क्योंकि कुछ सोसाइटी के पावरफुल लोगों ने आपके दिमाग में एक भ्रम भरा हुआ है कि हिंदूज आर सेपरेट, मुस्लिम्स आर सेपरेट, इफ दे कम टुगेदर देयर इज डिस्ट्रक्शन। अगर वो कपल खुश हो गया, तो आपका ये एजेंडा खत्म हो जाएगा, आपकी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। तो जो भी हो, रिच पीपल और स्ट्रॉन्ग पीपल विल ऑलवेज एक्सप्लॉइट वीक पीपल इन द मार्केट। सी, रिलायंस के अंबानी के पास इतना पैसा है, उसकी 7 जनरेशन को काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो मैक्सिमम प्रॉफिट अपने पास रखता है और सैलरी आपको कम देता है, क्योंकि उसे अपनी डोमिनेंस मेंटेन रखनी है। तो ये नेचुरल कंसेप्ट है। अगर आप ह्यूमंस को उनके लेवल पे छोड़ दोगे, वो रिच विल ऑलवेज एक्सप्लॉइट द वीक, will always exploit the weak, and there will be harassment of weak people. इसलिए चाणक्य ने कहा कि
इस सिनेरियो से बचने के लिए वीक पीपल ने मिलके एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जो कि इतनी पावरफुल होगी जिससे सब डरेंगे, और वो था किंग। किंग से सब डरेंगे, स्ट्रांग वाला भी डरेगा, वीक वाला तो वैसे ही डरता है। अब क्या होगा, जब भी कोई स्ट्रांग पर्सन वीक पर्सन को एक्सप्लॉइट करेगा, किंग इज देयर टू चेक हिम, किंग इज देयर टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। तो आप देखिए, वर्ल्ड में गवर्नमेंट का कंसेप्ट, किंग इज गवर्नमेंट, वर्ल्ड में गवर्नमेंट का कंसेप्ट इसलिए आया था ताकि लोगों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके, ताकि लोगों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए, लोगों का भला करा जाए, वेलफेयर किया जाए। उस टाइम पे किंग गवर्नमेंट होती थी, आज के टाइम पे आपका प्रेसिडेंट या पीएम होता है जो ये काम चलाता है। और आप जब पबैड का सिलेक्शन हो जाएगा आपका, आप सिविल सर्विसेज में यहां जाओगे, यू विल बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप देखिए, स्टेटस है, सब कुछ है, दैट इज द थिंग दैट यू वांट टू गो फॉर, राइट। प्राइवेट वाले ही, और यही यहाँ पे पॉइंट लिखा है, प्राइवेट वाले प्रॉफिट मोटिव के लिए जाता है, वेलफेयर के लिए जाती है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ये डिफरेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट के अंदर। अच्छा, आप देखो, कुछ लोग कहते हैं प्राइवेट वाले भैया बहुत एफिशिएंट होते हैं, पब्लिक वाले एफिशिएंट नहीं होते। देखो, ऑब्वियस सी बात है यार, ऑब्वियस सी बात है। एक बात बताओ, अगर आपको मैं कहूं कि आपको एक कोचिंग सेंटर खोलना है या अपनी एक शॉप खोलनी है, आप कहाँ खोलना पसंद करोगे? उस एरिया में जहाँ पे बिजली पानी सब कुछ है, रोड कनेक्टिविटी सब कुछ है। लेट्स से चंडीगढ़ में इलांटे में खोलोगे आप, ताकि मार्केट मार्केट सब हो, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री। अब जब ओएनजीसी को एक शॉप खोलनी होती है या किसी पीएससी को एक शॉप खोलनी होती है, सरकार पता क्या बोलती है? यार एक काम कर, तू ना गांव में खोल ले, जहां ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है। और ओएनजीसी कहता है सर नुकसान हो जाएगा, कमाई कैसे करेंगे? वो कहते हैं कमाई थोड़ी ना करनी है, हमें ये करना है, हमें वेलफेयर करना है। भाई तेरे वहां से शॉप खुलेगी तो हो सकता है रोड रूड बन जाए, लोगों का वेलफेयर हो जाए। तो आप देखिए, पब्लिक वाले इनएफिशिएंट नहीं होते, वो जिस चीजों को ध्यान में रख के काम करते हैं वो प्राइवेट वाले काम नहीं करते। तो पब्लिक सेक्टर में कुछ अलग चीजें हैं और प्राइवेट सेक्टर में कुछ अलग चीजें हैं। आई होप आई एम क्लियर। पब्लिक और प्राइवेट के अंदर डिफरेंस होता है, क्या ये क्लियर है? जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, अगर मेरे कोचिंग सेंटर के बाहर रात के 10 बजे बच्चे जा रहे हैं, है ना, तो मैं कभी भी वहां स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाऊंगा। मैं कहूंगा मैं, मेरा क्या लेना देना, इनकी सरदर्दी है। लेकिन आप देखो, गवर्नमेंट लगवाती है, गवर्नमेंट एक बच्चे के लिए भी स्कूल बनवा देती है, एक बच्चे के लिए भी। आर यू गेटिंग दिस? तो आप देखिए, गवर्नमेंट का काम करने का तरीका अलग है। ओके, वी आर क्लियर है ना? अब देखो प्रॉब्लम क्या आई, आपको सिलेबस समझाता हूँ। सर कैन यू प्लीज कवर एनी थ्योरी ऑफ पबैड इन अ लिटिल डिटेल टू गेट बेटर? हाँ हाँ, अभी आ रहा हूँ, पहले मैं सिलेबस का ये बता दूं, इसके बाद मैं वही पूछने वाला था, आपको थ्योरी करनी है तो उसी पे आ रहे हैं। देखो, हर चीज की स्टोरी के हिसाब से चलता है। एक चीज पे आप लोग अग्री कर गए हो कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? सेपरेट। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? टोटली सेपरेट। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझेगा ये वाली स्टोरी। 1887 के अंदर हमारा पबैड का सब्जेक्ट बॉर्न होता है। देयर वाज अ पर्सन नोन एज वुड्रो विल्सन। ध्यान से देखिए, देयर वाज अ पर्सन नोन एज वुड्रो विल्सन, जिन्होंने, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रहे। उन्होंने बुक लिखी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पबैड वाज बॉर्न। इन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखो, इन्होंने क्या बोला। सी, ही सेड कि भैया, देयर इज समथिंग लाइक, ये एक थिंकर है, एक थ्योरी इनकी करा देता हूँ, दो थ्योरीज अलग से करवा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, राइट। और देखो, ये आपको नॉर्मली भी काम आ जाएगी गवर्नेंस के अंदर। तो जो लोग अभी श्योर नहीं है कि पबैड लेना है या नहीं लेना है, उनके भी बहुत काम का है। तो राइट, यू कैन, और लिखने की जरूरत नहीं, आई कैन सेंड यू द फाइल इफ यू वांट, राइट। तो समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, 1887 में वुड्रो विल्सन आते हैं, और वो पबैड, ही इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और वो एक थ्योरी देते हैं, ध्यान से देखिए क्या है। सी, आपको गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर पता है? ओके, मैं नेक्स्ट इसके अंदर चलाता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखिए, आपको गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर पता है आज क्या होता है? गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, आपको पता है? देयर इज एग्जीक्यूटिव, देयर इज लेजिस्लेचर, एंड देयर इज जुडिशरी। ये पता है आपको, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट है, लेजिस्लेचर के अंदर पार्लियामेंट है, जिसके दो हाउसेज हैं, दैट इज लोकसभा एंड
राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोक एग्जीक्यूटिव के हेड हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, और जिस पार्टी की लोकसभा में मेजॉरिटी होती है वहां से पीएम आते हैं प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। और उसके बाद इंडिया का एग्जीक्यूटिव मॉडल है जिसके अंदर आपकी मिनिस्ट्रीज होती हैं। ये आपका ये पूरा सिलेबस है, इसलिए मैं थोड़ा सा रफली आपको ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूं, है ना। तो हर मिनिस्ट्री को एक सीओएम हेड करता है, राइट। और यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, यहाँ पे सेक्रेटरी होता है आईएएस, जो कि आप लोग बनेंगे पेपर निकाल के, सेक्रेटरी, राइट। और सबसे नीचे होता है पियून। ऐसे ही होता है, टॉप पे होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी एंड ऑल दैट स्टफ। तो सेक्रेटरी, राइट, पियून, ये ऐसे वाला कुछ मॉडल होता है। पीएम को असिस्ट करने के लिए देयर इज अ पीएमओ, देयर इज अ पीएमओ, और सीओएम्स को असिस्ट करने के लिए देयर इज कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। अब देखिए, ये तो आपका सारा पेपर 2 है, ये आपका सारा। आप इसे पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, पर आप पॉलिटी में जो आपके जर्नल स्टडीज के अंदर है, आपके ये वाली चीज नहीं है जर्नल स्टडीज के अंदर। लेटरल एंट्री, सेक्रेटरी लेवल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब और डिटेल में आएगा। तो ये सारा तो आपका पेपर 2 है। पेपर 2 इज प्योर पॉलिटी जो आप पढ़ते हो, प्लस थोड़ा और डिटेल में। तो पेपर 2 तो यहां से चलेगा। अच्छा, आप ध्यान से देखो, सी, लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, मेक्स लॉ, जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉ, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट्स लॉ या इंप्लीमेंट्स लॉ। जो कानून लेजिस्लेचर बनाता है उसे इंप्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। आई थिंक ये मॉडल तो क्लियर है, इसको तो आगे डिटेल में ना जाऊंगी, तो पॉलिटी में भी आपका हो गया होगा, पॉलिटी के अंदर, है ना। मतलब ये तो क्लियर है सबको, है ना। ये आपका पेपर 2 है, पूरा सिलेबस है। जो आप पॉलिटी करते हो वो तो है ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस। थिंकर्स आपको थ्योरी के अंदर करना है, तो वहां चलते हैं। आई होप ये पता है, इंप्लीमेंट लॉ, मेक लॉ एंड इंटरप्रेट लॉ। अब देखेंगे, अब देखेंगे, सी, आपको अगर बेस्ट एफिशिएंसी चाहिए, ध्यान से देखिएगा, जस्ट टेल मी दिस। सी लेट्स से आप एक शॉप के अंदर गए, मेरे को ये आंसर देना, चैट कॉलम में देखो, लिखो, थोड़ा सा एक्टिव रहो, ताकि मेरे को भी रहे आप समझ रहे हो या नहीं, राइट। जब आपने अपना टाइम यहाँ डिवोट कर दिया, जितना भी आधा पौना घंटा, अपना पूरा एफर्ट दिया करो, उसके बाद देखी जाएगी जो होता है। अब देखिए, आपको एफिशिएंसी चाहिए, आप एक शॉप में गए हो, एक सेल्समैन आया, एक सेल्समैन आया, उसकी कंपनी है एक बहुत बड़ी, मतलब जिस कंपनी में वो काम करता है, सेल्समैन, वो आपको एक वॉशिंग मशीन बेच रहा है, लेट्स से 30,000 की, विद सम फीचर्स, विद सम फीचर्स। इससे बेटर कंपनी आपको, इससे बेटर मशीन आपको साथ वाली शॉप के अंदर मिल सकती है 20,000 की, और वो इसे भी पता है, वो इसे भी पता है। पर यू टेल मी, जब आप यहां पर जाते हो, एक कस्टमर यहां पे जाता है, क्या ये आपको ये कहता है कि दूसरी शॉप में इससे बेटर फीचर्स वाली 20,000 में मिल जाएगी, वहां से ले लो? या ये आपको जी जान लगा के कन्विंस करने की कोशिश करता है कि परचेज दिस 30,000 मशीन? टेल मी, क्या वो ए कहता है आपको या बी कहता है? सच सच बताना, आपका एक्सपीरियंस रहेगा। He'll sell his machine, he'll go for A option, he'll always say कि go for A, very good ऋतिक, very good भावनी। वो क्या कहेगा? ए खरीदो। और आप देखो, हो सकता है बेच भी दे, हो सकता है बेच भी दे। तो आप देखिए, इस कंपनी की वेरी गुड फिनिश, इसकी एफिशिएंसी अच्छी आएगी, इसकी एफिशिएंसी अच्छी आएगी, क्योंकि इसने काम किया, इसने अच्छे से काम किया। अब ध्यान से देखो, वुड्रो विल्सन जब हमारा पब एड का सब्जेक्ट देते हैं, उनसे ना एक दो गलतियां हो गई, उनसे नहीं, बहुत स्कॉलर से गलतियां हो गई जो थिंकर है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान से देखेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सेम टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने ये कह दिया गलती से, उन्हें लगा शायद। उन्होंने बोला कि जैसे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंसी एम होता है, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम एफिशिएंसी। और इस चीज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी दी, जिसे हम बोलते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी। डायकोटमी का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस। तो उन्होंने क्या बोला? ध्यान से देखो, वो क्या बोलते हैं कि एक देश के अंदर, एक देश के अंदर लॉज बनाना, लॉज मेकिंग, राइट, रूल्स बनाना, लॉज बनाना, रूल्स बनाना, या कोई भी डिसीजन लेना,
वो सब काम किसका है? पॉलिटिशियंस का। पॉलिटिशियंस एज एन, ये काम है आपके लेजिस्लेचर का, टॉप लेजिस्लेचर का। कानून ये क्या करना है क्या नहीं, ये कंपनी डिसाइड करती है, जो कि कंपनी कौन होगी? लेजिस्लेचर, कानून बनेगा। एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एग्जीक्यूटिव विंग होता है, जो आईएएस वगैरह है, उनका बस एक काम है कि आंख नाक कान बंद करके इस चीज को इम्प्लीमेंट करना, जैसे एक प्राइवेट में सेल्समैन करता है। इसे अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई वैल्यू नहीं लगानी, कोई डिसीजन नहीं लेना। जो इसको लिख के दे दिया है रूल्स के अकॉर्डिंग, बस क्या कर दे, सारा का सारा काम। से आप समझे कैसे? करना क्या है, मशीन कौन सी बेचनी है, कितने की बेचनी है, कैसे बेचनी है, वो सारी चीजें आपको पॉलिटिशियंस बताएंगे, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव का बस एक काम है, जैसे सेल्समैन होता है, बस काम करते रहना। ध्यान से समझो, आपको समझ आएगा इसकी प्रॉब्लम क्या है। आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, आप वहां खड़े हो, वो क्या बोलता है कि सर आपके ना आइडेंटिटी के 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड। किस्मत आपकी खराब है कि आप उस दिन आधार कार्ड की कॉपी नहीं लेके गए। तो आपने क्या बोला, भैया दो की फोटोकॉपी रख लो, तीसरा ओरिजिनल में देख लो, मैं फोटोकॉपी नहीं ला, पीछे बहुत लंबी लाइन है, दोबारा नंबर नहीं आएगा। तो आप देखिए आपकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश होगी। बस एक फोटोकॉपी है जो आप कल भी दे सकते हो, परसों भी दे सकते हो। लेकिन आप देखिए, आप कुछ कर लें, ये एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं होगा, ये कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा। ये आपको बोल देगा कि भाड़ में जाओ, फोटोकॉपी लेके आओ, तब एग्री करूंगा, वरना नहीं। चाहे इसके सामने सब सच्चाई थी। एक बंदा 500 लेट्स से 10 किलोमीटर पैदल चल के आया है राशन लेने के लिए, राइस लेने के लिए पीडीएस स्टोर में। हल्की सी बारिश हो गई, उसका जो कागज है थोड़ा सा भीग गया, वो मर भी जाएगा सामने, ये उसे राशन नहीं देंगे। एक्चुअली प्राइवेट वाला काम है। अगर आप देखो रिलायंस फ्रेश के अंदर, आप एक कोई सामान, एक टॉफी उठा के बाहर आने की कोशिश करना, वो रोक लेंगे आपको। प्राइवेट वाले प्रॉफिट के लिए काम करते हैं कि अंदर सर बिल करो इसका, ऐसे कैसे लेके जा रहे हो। तो जैसे प्राइवेट में सेल्समैन काम करता है, सेल्समैन अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहा। देखो, आपने सेल्समैन से बात करी कि भैया आप मेरे भाई जैसे दिखते हो, आप मेरे बेटे जैसे दिखते हो, आपने बात करी, और उसे आपको देख के पता चल गया यार ये बेचारा सर्विस क्लास है, इसने बड़े मुश्किल से 30,000 रुपए जोड़े हैं, मैं इसे सही चीज बता सकता हूँ। लेकिन आप देखिए, वो अपनी वैल्यूज को अपने अंदर दबा लेता है और क्या बोलता है, सर परचेज दिस मच, इससे अच्छी तो मशीन ही नहीं मिल सकती सर, कपड़े एक दो दो साफ हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? सेल्समैन अब बेशरम होके अपनी सारी वैल्यूज खत्म करके काम करता है। मेरे से बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, फार्मर सामने बैठे हैं, फार्मर सामने बैठे हैं, पुलिस वाले कैसे उन पे अटैक कर सकते हैं? उनको दिखता नहीं है। कैसे दिखेगा? वो इसके अंदर काम कर रहे हैं ना, उन्हें रूल मिला हुआ है, ऊपर से लॉ आया हुआ है, काम करना है तो वही सीख में काम कर रहे हैं। समझ गए आप? तो आप देखिए, बिना वैल्यू सिस्टम के बस अंधाधुंध काम करते रहो। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी समझ आई? यस और नो? जल्दी से बताओ कि एडमिनिस्ट्रेशन को अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना, जो ऑर्डर मिल गया बस आंख बंद करके ऑर्डर फॉलो करना है। इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो? बता दीजिए जितने भी लोग हैं। यस। अब देखिए हुआ क्या, यही है आपका सिलेबस, ध्यान से देखो। तो 1887 में आपका पॉबैट बॉर्न होता है। 1887 में आपका पॉबैट बॉर्न होता है। यहाँ पे वुड्रो विल्सन आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे वुड्रो विल्सन आते हैं और पॉबैट की नींव रखते हैं, और क्या बोलते हैं? पब्लिक इज इक्वल टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। और सरकार को एफिशिएंसी के लिए काम करना है, पैसे कमाने के लिए काम करना है, प्रॉफिट के लिए काम करना है। और पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी है, एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी। अब देखिए, बहुत सारे स्कॉलर्स आए, इन सबको हम पबैड में कहते हैं क्लासिकल थिंकर्स। इन सबको हम पबैड में कहते हैं क्लासिकल थिंकर्स। इस फेज में जो आए, इन सारे लोगों से एक गलती हुई, इन्होंने पब्लिक और प्राइवेट को सेम समझा, और ये सारे बस एक चीज में लग गए कि कैसे हम रूल्स बनाएं ताकि ये काम अच्छे करें। सर इज इट बिकॉज ऑफ कैपिटलिस्ट थिंकिंग? एग्जैक्टली, परफेक्ट, वही मैं बताने वाला था। एक्चुअली मैं उसी पॉइंट पे आता, परफेक्ट। या तो आपका पॉबैड ऑप्शनल है, या आपने बहुत अच्छा एनालाइज किया, यही वाली चीज है। आप देखिए, हर स्कॉलर किस चीज में लग गया कि हम कुछ ऐसे रूल्स बताते हैं जिससे एग्जीक्यूटिव कम से कम अपना दिमाग लगाए और काम करे। तो बड़े स्कॉलर्स आए। देखो,
मैक्स वेबर आपका ब्यूरोक्रेसी देना। वेबर ने कहा मैं बताता हूँ एग्जीक्यूटिव को कैसे रूल्स देने हैं। हायरार्की फॉलो करेगा, जो भी ऊपर से ऑर्डर आएगा वो फॉलो करेगा, रिटन रूल्स फॉलो करेगा, रिटन सारी चीज रिटन में लो ताकि उसे अपना दिमाग ना लगाना पड़े, हर चीज लिखवा लो जैसे आज होता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। उसके बाद आपका हेनरी फेयोल है, आपने ये एमबीए वगैरह में भी पढ़ा होगा। उन्होंने क्या बोला, मैं 14 पॉइंट्स देता हूं इस काम को चलाने के लिए। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होगा, प्लानिंग होगी, कमीशन होगा, पीओसीसी होगा, पोस्ट कॉब होगा। तो आप देखिए ये सारी चीजें आप एमबीए या बीबीए में भी पढ़ते हो, और ये सारी चीजें पबएड में भी थी। क्यों? क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट को सेम माना गया, और हर थिंकर इस चीज को बताने में लग गया कि कैसे सरकार मैक्सिमम पैसा कमा सकती है, तो क्या क्या फॉलो करे। जैसे पीओसीसी फॉलो करे, पोस्ट कॉप फॉलो करे, अलग अलग स्कॉलर आएंगे, हेनरी फेयोल, वेबर। वेबर आए, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी मॉडल दिया, टेलर आए, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया कि हर चीज की पीपीटी बना लो और काम करो। ये सारी चीजें बनाई। लेकिन आप देखिए चीज सही थी, एम क्या था यहाँ पे, अभी आपने बताया एम क्या था, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना, एफिशिएंसी लाना। हर बंदा क्या कहता था, मेरा मॉडल फॉलो करो और एफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन आप देखें 1929 में एफिशिएंसी तो नहीं आई, पर ग्रेट डिप्रेशन जरूर आ गया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फेल हो गई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फेल हो गई, लोगों के पास पैसा नहीं। प्राइवेट वाले महामारी के अंदर कहते हैं हम तो नहीं खर्च कर रहे, अब प्राइवेट वाले थोड़ा ना मदद करेंगे। और तब वर्ल्ड में एक नया कंसेप्ट पैदा हुआ, हम बोलते हैं वेलफेयर, सोशलिस्ट टेंडेंसीज, वेलफेयर स्टेट। उन्होंने बोला गवर्नमेंट का काम खाली टैक्स लेके चुपचाप बैठ के पैसा कमाना नहीं है, गवर्नमेंट को लोगों का क्या करना चाहिए, वेलफेयर। वो कहते कि आईएएस, आईपीएस, पीएम, इन सबको डूब के मर जाना चाहिए कि ये लोगों से टैक्स लेते हैं और ये क्या कह रहे हैं कि तेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो तेरा काम नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? कि डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, फोटोकॉपी क्लियर नहीं है तो तेरे लिए काम नहीं करेंगे। इन्होंने क्या बोला, ये जितने भी लोग थे ये एडमिनिस्ट्रेशन को वैल्यू न्यूट्रल मानते थे कि अपना दिमाग नहीं लगाना, अपनी कोई वैल्यूज नहीं लगाना। यहां पे बोला लोगों के अंदर क्या होनी चाहिए, वैल्यूज। एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यूज के लिए काम करेगा। नाम सुना है, गुड गवर्नेंस। गुड और बैड क्या होता है, गुड और बैड होता है, गुड और बैड होता है, एक सेकंड में थोड़ा, हाँ, गुड और बैड क्या होता है, एथिक्स। गुड और बैड क्या होता है, एथिक्स। तो अब उन्होंने क्या बोला कि हम गुड गवर्नेंस देंगे, हम अब गुड गवर्नेंस देंगे। तो उसका मतलब क्या है कि वैल्यूज, एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ वैल्यूज फॉलो करनी चाहिए, कुछ वैल्यूज फॉलो करनी चाहिए। जैसे तो इसकी बहुत सारी थ्योरीज आई, राइट। मोटिवेशन थ्योरीज आई, लीडरशिप थ्योरीज आई कि कैसे मोरल हाई रखे हम, राइट। यहाँ पे आपको देखो एल्टन मेयो का स्कूल भी आएगा, जो ये सारे थिंकर्स करेंगे। इन सबको हम बोलते हैं बिहेवियरल स्कूल, बिहेवियरल स्कूल। ये वो स्कॉलर्स हैं, ये वो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये बोला कि लोगों का वेलफेयर भी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये सब गुड गवर्नेंस एंड ऑल, वो यहाँ पे आया। और यहाँ पे वही डिसाइड हुआ जो आपने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, दोनों सेम नहीं है। पब्लिक वाले किसी और चीज के लिए काम करते हैं और प्राइवेट वाले किसी और चीज के लिए काम करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये सारे थिंकर्स, व्हाट वाज पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डायकोटमी, वेबर का क्या मॉडल था, इन सब ने कोशिश तो एक ही करी कि अपना बेस्ट एफिशिएंसी देने के लिए। लेकिन आप देखिए कैसे उसके बाद नए स्कॉलर्स आए और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सिटीजन चार्टर, आरटीआई, ये सारी चीजें, अकाउंटेबिलिटी वाली चीजें आई, वो हम आपके पबैड के सिलेबस के अंदर देखेंगे। इतना ही नहीं, आप देखिए, जस्ट टेल मी, क्या आपने ये देखा है, वेरी क्विकली लेट मी जस्ट टेल यू दिस, से आपने चंडीगढ़ के अंदर सबको हेलमेट पहन के जाते हुए देखा है, हेलमेट पहन के जाते हुए देखा। आपने गांव में देखा लोग बिना हेलमेट के रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, कोई कोई लेना देना नहीं होता उनका, कुछ नहीं लेना देना होता। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि एडमिनिस्ट्रेशन एनवायरमेंट के हिसाब से भी चेंज होता है, तो विल इट बी करेक्ट और नॉट? भाई देश तो एक ही है, रेड लाइट तो उनके लिए भी, हेलमेट तो उनके लिए भी है, पर कुछ जगहों पे, गांव में स्पेशली, आपने देखा होगा ना, गाड़ियों पे नंबर है ना, रेड लाइट पे कोई रुकता है।
तो एडमिनिस्ट्रेशन एनवायरनमेंट पे, हाँ बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन एनवायरनमेंट पे करता है। ये भी आपका एक सिलेबस है, दैट इज कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सीपीए, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सी वुड्रो विल्सन ने कहा था कि इफ यू सी अ मर्डरर शार्पनिंग हिज नाइफ क्लेवरली, you can borrow the technique of sharpening the knife without probably borrowing the intention of killing। कि उन्होंने क्या बोला, अगर आप किसी को चाकू, किसी मर्डरर को चाकू अच्छे से साफ करते हुए देखें, शार्पन करते हुए देखें, तो आप उसकी टेक्निक चुरा सकते हो, इंटेंशन ना करना कि किसी को मारना है आपको। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बताऊंगा, एफडब्ल्यू रिग्स आएंगे, डेवलपमेंट मॉडल्स देंगे, वो क्या बोलते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में अलग अलग हिसाब है, तो दोनों में अलग कानून चलना चाहिए। सी आप नहीं बोलते कई कई बार कि सर ये चीजें अमेरिका में होती हुई अच्छी लगती हैं, हमारे देश में नहीं अच्छी लगती, हमारे देश में नहीं ये चलेंगी कभी, तो आप भी ना चाहते हो ये वाला कंसेप्ट बोल रहे हो। तो ये पूरा चैप्टर है जो हम देखेंगे कि कैसे डेवलप्ड और डेवलपमेंट इकोनॉमी में अलग अलग कानून चलते हैं, अलग अलग कानून चलते हैं, कैसे वो रेक्टिफाई किए जा सकते हैं। ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। तो आप ध्यान से देखिए, देखो मैं आपको चाहो तो ये सिलेबस भी दिखा सकता, लाइक कुछ क्वेश्चंस भी आप ये देख सकते हो कि पॉपुलर बिलीफ इज दैट ओनरशिप चेंज फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट विल ब्रिंग अबाउट इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस कमेंट। दिमाग लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली नो, पब्लिक सेक्टर भी अच्छा काम कर सकता है, आप करने तो दो। और वेलफेयर कौन करेगा? पब्लिक एंड प्राइवेट आर टू स्पीशीज ऑफ सेम जीनस, व्हाट बट दे आल्सो हैव सम स्पेशल वैल्यूज एंड टेक्निक्स ऑफ देयर ओन। तो आप देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप देखिए ऑप्शनल, अगर आपने बेस समझ लिया ना, आप वैल्यू एडिशन डाल दोगे, आप काम करने की उसके अंदर कोशिश कर सकते हो, राइट। आई थिंक ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डायकोटोमी भी था, ठीक है। ये हम जैसे देखो, नो बॉडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल अनलेस देयर इज अ बॉडी ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज, कंपैरेटिव स्टडीज। तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बहुत हैं, कुछ ज्यादा नहीं होते। तो आप देखिए, इफ यू वांट टू सी द सिलेबस, देखो मैं आपको सिलेबस पहले बता दूं। इंट्रोडक्शन में आप यही देखोगे, मीनिंग क्या होता है भाई, पब एड क्या होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, गुड गवर्नेंस क्या होती है, वो एवोल्यूशन जो मैंने जल्दी से बताया। थ्योरीज में आप यही देखोगे, क्लासिकल थिंकर्स कौन थे और उनकी कमियां क्या क्या थी, वेबर के मॉडल में क्या कमी थी, टेलर के मॉडल में क्या कमी थी। एक कमी मैंने बताई थी कि उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट को सेम माना, वैल्यू सिस्टम इग्नोर किया। फिर हम देखेंगे न्यू थिंकर्स, जो न्यू थिंकर्स आए उन्होंने क्या क्या चीजें दी, क्या क्या प्रॉब्लम है। Are you getting this? फिर हम देखेंगे रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स का कंसेप्ट क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, गवर्नमेंट को किन किन तरीकों से आप जवाबदारी मांग सकते हो, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि कैसे अलग अलग देशों से हम सीख सकते हैं या उन्होंने हमसे सीखा। आप देखते नहीं, पॉलिटी में लिखते हो आप कि दिस इज बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दिस इज बोरोड फ्रॉम हेयर एंड देयर, वो वाली चीजें। पेपर टू, पेपर टू आपका पूरा पॉलिटी है, इसमें आप इंडियन थिंकर भी देखोगे, चाणक्य, ये जो मत्स्य न्याय वगैरह बताया ये बताएंगे। सी आप समझते हैं, एक ना, एक आपको बहुत फैसिनेटिंग चीज क्या हुई, ये जितने 1887 के बाद थिंकर्स आए ना, वेबर वगैरह जितने थे, इन सब ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्राइवेट समझा और ये बोला कि सरकार का काम सिर्फ पैसा कमाना है, वेलफेयर करना नहीं है। इन्होंने यही बोला। 1930 के अंदर जब सब डूब गए, तब इन्होंने बोला सरकार को वेलफेयर भी करना चाहिए। 1920 में एक 5000 साल पुरानी बुक मिलती है इंडिया में, अर्थशास्त्र, रिटन बाय चाणक्य। इसने क्या बोला हुआ है अपनी बुक में कि भैया सरकार को पैसे के लिए काम करना है। तो लोगों ने क्या बोला, हाँ हाँ ये तो हम भी कह रहे थे, लेकिन इसने आगे पता है क्या लिखा है, इसने बोला है इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज द हैप्पीनेस ऑफ किंग, in the sadness of his subject lies the sadness of the king, so king should always work for welfare of people। सी ये वो बुक है जिसने क्लासिकल थिंकर और नियो थिंकर की दोनों चीजें एक ही बुक में बताई हुई थी, और वो भी 5000 साल पहले। और आप जानते हैं वेस्टर्न स्कॉलर्स ने क्या बुक देखते ही बोला, कहते हैं चाणक्य सच में कोई बंदा था या किसी ने घर बैठ के ऐसी बकवास लिखी हुई है। जैसे आज आपसे कोई पूछे देश कैसा होना चाहिए, आप क्या बोलो, करप्शन नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, आप यही वाली चीजें बोलते हैं। तो आप देखिए, लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना अच्छा थिंकर हमारे पास था। तो हम ये देखेंगे, सर इन पब्लिक फाइनेंस दे हैव मेंशन्ड दैट होल वर्किंग सिस्टम चेंज टू
वेलफेयर एग्जैक्टली, ये वही है 1930s के अंदर हुआ ये। वही तनिष्क मैं वही बता रहा हूँ कि 1930s के अंदर गवर्नमेंट फिर इकोनॉमिक मैटर्स को देखने लग गई, वेलफेयर स्टेट के अंदर आ गई। फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बल क्या है, हमारा प्रियम्बल क्या है, उसमें वर्ड्स क्या है, वो जो आप पॉलिटी में भी देखते हो। हम देखेंगे इंडियन पुलिस सिस्टम पहली बार कब आया, राइट? क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, पुलिस के क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकती हैं, यूनियन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, वही जो आप पॉलिटी में भी देखते हो। स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर सीएम की क्या लड़ाई झगड़े होते हैं, डीसी वगैरह कौन होते हैं, कैसे काम करते हैं, अभी कोविड के अंदर डीसी ने काम किया, और लोकल बॉडीज पंचायत वगैरह क्या करते हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं लाइक करप्शन को कैसे सॉल्व करें, डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे सॉल्व करें। तो अगर आप ध्यान से देखें पेपर 2 तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपका पॉलिटी है विद करंट अफेयर्स, फैन हो जाओगे आप इसका। पेपर 1 में थ्योरीज आती हैं, हर ऑप्शनल के अंदर है, लोगों को प्रॉब्लम होती है थ्योरी से, लेकिन आप एक बार बैकग्राउंड समझ के समझने लग जाओ, आप फैन हो जाओगे उसके, आप फैन हो जाओगे। द रीजन इज आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आपने कोई कंसेप्ट समझा और उसके बाद चीज करी है। आर यू गेटिंग दिस? 3 देखो, इफ यू ज्वाइन दिस पबएड का ऑप्शनल, देखो क्योंकि मैंने पेपर दिया है, मैं जो भी किया, मैं आपको बोल सकता हूँ अगर आप पबएड करते हो, एक तो सक्सेस रेट मैं आपको बता दूं, इसका सक्सेस रेट पिछले 3 साल में 11.3 है, विच इज हाईएस्ट, विच इज हाईएस्ट। 2017 के अंदर ये 5th पोजीशन पे चल रहा था। देखो 2009 से पहले फर्स्ट था, ये हर बंदा पबएड लेता था, राइट? 2012 से 17 के अंदर ये 5th सक्सेस रेट पे हो गया, क्योंकि आई थिंक टीचर चेंज होता है, हर ऑप्शनल में होता है, लेकिन अब ये फिर से टॉप पे चल रहा है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस लिमिटेड है, बेस्ट पार्ट आपका जीएस भी होगा इससे, जीएस पेपर 2 और एथिक्स का पेपर इससे पूरा कंप्लीट हो जाता है, गवर्नेंस एंड ऑल वाला, राइट? वो चीजें हो सकती हैं। और जनवरी में स्टार्ट करने का मेरा एम यही है, क्योंकि अब मजबूरी है, हर जगह ही स्टार्ट हो रहे हैं, पर वी कैन हैव अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, वी कैन नॉट लीव इट ऑन चांस कि प्री के बात कर लेंगे, वो होता ही नहीं है। तो हम पेपर 1 करने की कोशिश, पेपर 1 पूरा कंप्लीट कर लेंगे बाय फरवरी ऑफ 20th, देन विल सी वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू आर नॉट गोइंग। और छोटा ही बैच रहेगा, तो मेरा एम यही रहेगा कि आई गेट द, आपके आंसर्स वगैरह टाइम पे चेक हो जाएं और हर उसके साथ साथ में हो जाए। अब बताओ आपकी तरफ से कोई डाउट है तो, राइट? आपकी तरफ से कोई डाउट है तो अब आप पूछ सकते हैं। समझ आ गया आपको? समझ आ गया आपको? Yes or no? At least tell me that. Yes, great session. Okay, thank you, Tanishq. Sir, one detailed theory, if possible. हमने एक्चुअली वन डिटेल थ्योरी क्या बाकी लोग करना चाहेंगे? लाइक 2 ही लोग और हैं, लाइक मतलब अगर करना चाहते हैं तो मैं करा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, राइट? ठीक है, देखो क्योंकि और कोई नहीं है ना, तो मेरे को वो था, देखो चलो मैं जल्दी से बता देता हूँ। हाँ, करना चाहेंगे तो देख लो, जल्दी से बुलेट पॉइंट में बता देता हूँ आपको थ्योरी, है ना? एक, सर एनपीए करा दो, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ऋतिक, ऋतिक, हाँ, देखो एनपीए से तो अच्छा है फिर थ्योरी कर लो, क्योंकि एनपीए तो ये वाली स्टोरी है, वो ऐसा ही है पब्लिक प्राइमरी वाला, राइट? एनपीए के अंदर तो बस इतना हुआ था, देखो मैं आपको बता दूं, जब हमारा सी एक्चुअली जब यहाँ पर वर्ल्ड डूबा ना, यहाँ पे वर्ल्ड डूबा, पबैड वाले सो रहे थे, वो बोलते हमारा काम थोड़ी ना इकोनॉमी डूबी है। तो तब इसको बचाने के लिए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया था, जिसने यही कहा था कि वैल्यूज होनी चाहिए, गुड नो वगैरह आए थे, वो तो वही है। तो उसमें थ्योरी नहीं है, इट्स अ कंसेप्ट ओनली, राइट? तो एक थ्योरी करा देता हूं, उसके बाद आप कहोगे तो ये भी करा देंगे। थ्योरी देखो, ठीक है? तो टेलर वाली कर लेते हैं, राइट? टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, इसमें क्या होता है? अच्छा, आप देखिए, सी पहली बात तो आपको ये भी पता होना चाहिए स्कॉलर कहाँ पे पैदा हुआ है, कहाँ पर नहीं पैदा हुआ है, चलो वो हम बाद में देख लेंगे। अब देखिए, अगर आप टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की बात करें,
अगर आपको एक प्रिंसिपल पे फोकस करना हो, देखो ये बहुत 20-25 पेज की थ्योरी है, लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू द जिस्ट ऑफ इट अलोंग विद द एप्लीकेशन। हर थ्योरी जो भी आप पबैड के अंदर करेंगे, उसका पैटर्न जो आपको पता होना चाहिए वो ये, फर्स्ट इज स्कॉलर कौन है जिसने थ्योरी दी। हर थ्योरी में हम ये पैटर्न रखेंगे, पहले मैं वो बता देता हूँ। उसके बाद उसने थ्योरी क्या दी, उसने थ्योरी क्या, डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, थ्योरी क्या दी, थ्योरी के पॉजिटिव्स क्या थे, थ्योरी के नेगेटिव्स क्या थे, थ्योरी की एप्लीकेशंस क्या हैं, स्पेशली इन करंट अफेयर्स, स्पेशली इन करंट सिनेरियो, क्योंकि पुराना हो गया तो उसका क्या लेना देना, करंट सिनेरियो। सिनेरियो अब देखिए, अगर आप टेलर की बात करें तो मैं जल्दी से बता देता हूं आपको। अगर आप टेलर की बात करें, इसने क्लेरिकल ना पोजीशन से स्टार्ट करके मैनेजर वाली पोजीशन तक पहुंचा, तो इसने सब देखा है, फील्ड वो चीज देखी है। इसने क्या देखा कि वर्कर्स बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, वर्कर्स बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। लेट्स से आपकी 8 घंटे की जॉब है, तो कभी इधर उधर गप्पे मार ली, काम कर लिया। सी लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, या मेरे को इन दो बुक्स को लेट्स से सजाना है कहीं पे, इन दो बुक्स को सजाना है कहीं पे। तो अब क्या है, लेट्स से मेरा यही काम है, ये कपड़े मान लो कपड़े सजाने हैं। तो एक बंदा क्या करता है, कभी कभी मैं आके क्या करता हूँ, इसे ऐसे रखता हूँ, रख देता हूँ ऐसे, पर ये अच्छी नहीं लग रही क्योंकि आधा उसका वो बाइंडिंग वाला पार्ट उधर लग रहा है। कई कई बार मैं ऐसे करके रख देता हूँ, कई कई बार मैं ऐसे करके रख देता हूँ। तो आप देखिए, एक ही काम को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। लाइक फॉर एनी वर्क देयर इज मल्टीपल मीन्स, there is multiple means to do it, multiples mean abc to do it, है ना, that is abc। तो टेलर क्या कहता है कि वर्कर जब भी ये काम करता है, वो बहुत सारा टाइम वेस्ट करता है, टाइम वेस्ट करता है। लाइक हर बार कभी नया तरीका यूज कर लेता है काम करने का, कभी नया, लाइक अपना दिमाग लगाता है बेसिकली। तो टेलर ने क्या कहा, टेलर ने क्या कहा कि हम क्या करते हैं, हम करेंगे टाइम एंड मोशन स्टडी, टाइम एंड मोशन स्टडी, कि मैं अलग अलग सर्वे करूंगा और ये चेक करूंगा कि मैं कौन से हाथ से कैसे, मतलब जितना डिटेल में आप जा सकते हो, कौन से हाथ से कैसे और कैसे इसको रखूं कि वो बेस्ट, लाइक मिनिमम टाइम के अंदर, मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आपको एफिशिएंसी दे दे, मिनिमम टाइम के अंदर। सी फॉर एग्जांपल, छोटा थोड़ा और एग्जांपल समझो, आलू है, आलू है, तो आप देखिए, आपने आलू को अगर काटना है तो उसे काटने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, है ना, आलू को काटने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। टेलर क्या कहता है, हम क्या करते हैं, हम सर्वे करते हैं, आराम से 1 साल लो 2 साल लो, सर्वे करो अलग अलग जगह जाके। आप देखो, कोई इंसान ऐसे ऐसे काट रहा है, कोई इंसान ऐसे ऐसे काट रहा है, कोई ऐसे सीधा काट रहा है, कोई ऐसे हॉरिजॉन्टल काट रहा है। आप सारी चीजें चेक करो, टाइम चेक करो, और ये देखो वो काट कैसे रहा है। और सारे सर्वे के बाद ये डिसाइड करो ऐसा कौन सा मेथड था जिससे कम से कम टाइम में सबसे अच्छा प्रोडक्ट वो कट रहा था। तो लेट्स से आपने डिसाइड किया ऐसे 45 डिग्री पे सबसे अच्छा कट रहा था, तो आप लिखो कि भैया 45 डिग्री एंगल के राइट हैंड से जब आप उसे काटते हो तो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है जो हमें चाहिए, एफिशिएंसी बेस्ट होती है। हर काम को इन्होंने क्या बोला, जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना है उसे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर लो। लेट्स से अगर मेरा कोचिंग सेंटर है, तो कोचिंग सेंटर को छोटे छोटे काम में कैसे ब्रेक कर लो, कि शटर कैसे खोलना है, लाइक लोगों का वेरिफिकेशन कैसे करना है, उनको क्या कहते हैं, अच्छा बोर्ड साफ कैसे करना है। मेरे को लेट्स से अगर पढ़ाना है, बेटर कर लेते हैं, मेरे को आपको पबैट का सिलेबस कराना है, तो मैं सिलेबस को बांट लूं कि हर लेक्चर में क्या क्या कराना है, हर लेक्चर में क्या क्या कराना है, और कितना कितना कराना है, और कहाँ कहाँ से टॉपिक लिखना है, हर चीज को ब्रेक कर लूं, और वो वाला मेथड यूज करूं जो कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीजें आपको करा दे। लेट्स से पीपीटी के अंदर मैं अगर बुलेट पॉइंट्स यूज कर सकता हूँ, पैराग्राफ यूज कर सकता हूँ, मेरे को लगता है बुलेट पॉइंट से आपको जल्दी समझ आएगा तो वो कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो भी काम आपको करना है उसका सर्वे करें और बेस्ट मेथड ढूंढे। देयर इज वन बेस्ट वे, यही थी इनकी थ्योरी, देयर इज वन बेस्ट वे टू डू वर्क। एक ऐसा तरीका आपको जरूर मिलेगा जो कम से कम टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसे ढूंढने में लगा दी, इसे ढूंढने में, इसे कहते थे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, कि लॉजिक है, सर्वे करो और बेस्ट तरीका ढूंढ लो। अब जो भी इंसान काम करने आए, जो भी इंसान काम करने आए, उसे बस बोलो तेरे को यही करना है, तेरे को यही करना है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट एफिशिएंसी दिखाती रहेगी। देखो इसका रियल
मैकडॉनल्ड्स देखा है? मैकडॉनल्ड्स इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ टेलरिज्म। सी, आप मैकडॉनल्ड्स की पंचकुला ब्रांच से फ्रेंच फ्राइज लो, आप मैकडॉनल्ड की चंडीगढ़ ब्रांच से फ्रेंच फ्राइज लो, या आप मैकडॉनल्ड्स की केरला ब्रांच से फ्रेंच फ्राइज लो। हाँ, वो और प्रिंसिपल्स हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, है ना? मैं आपको कोर बता रहा हूँ। आप किसी भी ब्रांच से फ्रेंच फ्राइज लो, सबका ऑलमोस्ट साइज सेम होता है, टेस्ट सेम होता है। क्यों? बिकॉज मैकडॉनल्ड्स हैज ऑफिशियली अडॉप्टेड टेलरिज्म। उनकी जो कैलिफोर्निया में इंडस्ट्री है, हर जो नया रिक्रूट होता है उसे बुलाते हैं, और आप मानेंगे नहीं मैकडॉनल्ड्स कैसे टेलरिज्म फॉलो करता है। हर एक को ये बताया जाता है आलू काटना कितने एंगल पे है, कैसे, कौन सा ऑयल यूज करना है, कितने टाइम तक बॉईल करना है, कब हटाना है, कितना सॉल्ट डालना है। Each and everything, like you take a work, you divide a work, division of work, you divide a work, और उसको बेस्ट वे ऑफ डूइंग वन वर्क उसमें ये बता दो हर चीज। अच्छा, लेट्स से आप देखिए मैकडॉनल्ड्स और सक्सेस स्टोरी है, इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। सी लेट्स से आप मैकडॉनल्ड्स को ज्वाइन करते हो और आपको बोला जाता है आलू इतने एंगल पे काटना है, ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है। सी नोबडी इज परफेक्ट। लेट्स से आपके पास एक नई टेक्निक पता चलती है जिससे आप उससे भी कम टाइम में बेटर काट सकते हो। टेलर क्या कहता है? अपना दिमाग नहीं लगाना, जो आपको कंपनी ने कह दिया वही करो। पब्लिक इज इक्वल टू प्राइवेट, अपना दिमाग नहीं लगाना, मशीन की तरह बस काम करते जाओ, मशीन की तरह बस काम करते रहो, हमने जो तुम्हें कह दिया बस वो फॉलो करना, अपना दिमाग नहीं लगाना। तो अब देखिए इस थ्योरी का फायदा क्या था कि ये स्टैंडर्डाइजेशन देती है, स्टैंडर्डाइजेशन देती है, साइंटिफिक एनालिसिस के बेसिस पे एफिशिएंसी बहुत अच्छी देती है ये। यस, एफिशिएंसी। सी अगर मेरे को आपको कोई टॉपिक कराना है, लेट्स से मेरे को अभी ये आपका सेमिनार लेना था, अगर मैं टेलरिज्म फॉलो करता तो मैं आपकी 5 पीपीटी बना लेता और उसमें बुलेट पॉइंट लिखे रहते और मैं बता देता, मेरे लिए भी काम आसान, बेस्ट एफिशिएंसी भी मेरे को लगती। पर आप देखिए अपना दिमाग उसमें मैं नहीं चला सकता था। तो इससे स्टैंडर्डाइजेशन होता है, साइंटिफिक एनालिसिस होता है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, राइट? इसमें वेस्टेज कम हो जाती है जो रिसोर्सेज की होती है। पर नेगेटिव क्या है? इसमें इंसान को कैसे ट्रीट किया गया है? मशीन की तरह। ये हर क्लासिकल थिंकर की दिक्कत है, मशीन की तरह ट्रीट किया गया है कि उसे अपना दिमाग नहीं लगाना, बस जो काम का है वो करी जाओ। अच्छा, इससे इंसान क्या हो जाता है? रूटीन वर्क से देयर इज बोर्डम इन द वर्क। एक ही काम आप दोबारा, अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे, रोबोट की तरह आपसे काम करवाया जा रहा है, आप बोर हो जाते हो। दूसरी प्रॉब्लम इसके अंदर जो है, सी इसके अंदर ये माना गया है कि लोगों को पैसे दो तो वो ये काम करेंगे। लोगों, उसने क्या बोला था कि हमने पूछा कि ये इंसान की मोटिवेशन क्या होगी ये काम करने की, इसने कहा मनी। But today we know after the new thinkers that will come later, who said that motivation is not only from economic matters, it can happen from other social needs, groupism. एल्टन मेयो का बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, राइट? तो इसने ह्यूमन को बहुत डिग्रेड किया कि मोटिवेशन वो सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर से कर सकता है वरना नहीं, इकोनॉमिक फैक्टर से कर सकता है वरना नहीं। तो आप देखिए टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, बेसिकली इफ आई टेल यू, there are number there in that theory. एक तो है one best way of doing every work, time and motion study, टाइम एंड मोशन स्टडी। इसके साथ साथ है क्लोज सुपरविजन, ताकि आप ये चेक करो कि जिस वर्कर को आपने काम दिया है वो टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा, वो उतने ही टाइम में काम करके दे रहा है कि नहीं। और स्टैंडर्डाइजेशन वाली थ्योरी है। तो आज वर्ल्ड में जो इसकी एप्लीकेशन आपको मैकडॉनल्ड्स में देखने को मिलेगी, इतना ही नहीं, आपको इसकी एप्लीकेशन आज ये नए अवतार में आया है, न्यू टेलरिज्म। सीसीटीवी कैमरा क्या करता है? आपको चेक करता रहता है क्या कर रहा है क्या नहीं। तो विद द कमिंग ऑफ जीपीएस एंड सीसीटीवी कैमरा, द सुपरविजन इज मच मोर स्ट्रॉन्ग ऑन द वर्कर्स, और आप 2-2 मिनट में उसे बोल सकते हो काम क्यों नहीं कर रहा, काम क्यों नहीं कर रहा। तो आप देखिए आप इंसान को एक मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हो, क्लोज सुपरविजन रख रहे हो, और उसे बार बार बोल रहे हो वो कर जो हम कह रहे हैं, अपना दिमाग ना लगा। तो ये इंडिविजुअल इनोवेशन हर्ट करता है, ये इंसान को मशीन की तरह ट्रीट करता है, ये बोर्डम क्रिएट करता है। और बेस्ट पार्ट इसमें ये है, लाइक वर्स्ट पार्ट इसमें ये है कि इसमें वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज पे कोई फोकस नहीं है, लाइक वेलफेयर ऑफ पीपल पे कोई फोकस नहीं है। बस हमने जो कह दिया वो सही। ऑटोक्रेटिक रूलिंग है, ऑटोक्रेटिक रूलिंग है। यस, काफी हद तक चला था पर 1930 के बाद फ्लॉप हो गया, राइट? सी ये मैंने आपको बस जिस्ट दिया है, बहुत लंबी थ्योरी है, ऐसे ही मोटिवेशन की दुनिया भर की थ्योरीज हैं।
आई होप इतना चल जाएगा। क्लियर है कि कोई डाउट है इसके अंदर? इज दिस क्लियर और नॉट? राइट, ऐसी हर थ्योरी है, वेबर की है ना, वेबर की है, मोटिवेशन है। हर थ्योरी के आपको देखो नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं आपको ऑप्शनल के भी बता दूं। हर थ्योरी की लेट्स से हम ये हेडिंग देंगे, तो हर टॉपिक को डिटेल में 3-3 4-4 पेज में डिक्टेट करके लिखेंगे, एंड में हम इसे एक ही पेज पे सम अप करेंगे ऐसे बुलेट पॉइंट्स के ऊपर, ताकि आपकी रिवीजन हो, याद हो, क्योंकि थ्योरी आपके टिप्स पे होनी चाहिए। और रट्टा नहीं, रट्टा बिल्कुल नहीं, एप्लीकेशन बताओ फिर थ्योरी बताओ, उल्टा। राइट, वरना फिर फायदा क्या, वरना फिर फायदा क्या, है ना? तो ये वैसे है। राइट, और कोई डाउट आपकी तरफ से? और कोई डाउट है आपकी तरफ से तो बताइए। नो सर, थैंक यू। ओके, तो आई होप फ्रूटफुल रहा आपके लिए सेमिनार, ये जो भी डेमो लेक्चर था। सर आंसर राइटिंग इन ऑप्शनल, यस, आपका हर चैप्टर के साथ आंसर राइटिंग करवाऊंगा मैं। राइट, सी ऑन माय वेबसाइट अ पोर्टल विल बी फॉर्म्ड, अ पोर्टल विल बी फॉर्म जहाँ हर चैप्टर की असाइनमेंट होंगी, आप लिख के उसे वहीं पे अपलोड कर देंगे और इवैल्यूएट करके मैं ट्रैक करूंगा आपका स्कोर। से इंडिविजुअल ट्रैकिंग रहेगी, लेट्स से, क्योंकि आंसर राइटिंग के देखो ऑप्शनल के बिना तो वैसे ही पेपर नहीं निकलेगा। सो द फैक्ट इज व्हाट विल हैपन इज कि लेट्स से आपका जब भी जो जैसे भी ये चल रहा है, तो आपका जो भी असाइनमेंट होगा, लेट्स से चैप्टर 1 का असाइनमेंट है 10 क्वेश्चन का, आप टाइम बाउंड के अंदर उसे लिखेंगे, हम फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वहीं अपलोड कर देंगे। राइट, सर आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, सो शुड आई प्रिपेयर फॉर पॉबैट बिफोर माय फाउंडेशन लाइक एनसीईआरटी? देखो ये तो जीरो से ही चलेगा, इसका एनसीईआरटी से कुछ लेना देना नहीं है, इसका एनसीईआरटी से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने खुद अपना ऑप्शनल थर्ड ईयर में किया था। राइट, इसका एनसीईआरटी से कुछ लेना। सर आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? हाँ प्लीज वो देख लीजिएगा, नमन शर्मा IAS स्टडी हब, नमन शर्मा IAS स्टडी हब। राइट, प्लीज चेक इट, अच्छी अच्छी वीडियोस पे मैं करंट अफेयर सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ जो सही हो जाएगा। हाँ बुक लिस्ट वगैरह मैं सब क्लास के अंदर वहां से बता दूंगा। राइट, इंपॉर्टेंटली क्लास नोट्स, इंपॉर्टेंटली क्लास नोट, उसके बाद देखते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, और अगर वो करना है तो नमन IAScoaching.com, IAScoaching.com चाहो तो ये वेबसाइट है अगर आपको विजिट करनी है तो। राइट, तो इट इज लाइक दिस। सर कॉलेज एग्जाम्स हैं फेब में, तो ऑप्शनल का थोड़ा सा सेटबैक हो जाएगा। देखो क्या है, एक तो वो हम एडजस्ट कर लेंगे जैसे स्टूडेंट्स होंगे। सी, हर लेक्चर आपका, इसकी हर एक की रिकॉर्डिंग होगी, बाय चांस अगर आपका मिस हो जाता है या आपको इंटरनेट प्रॉब्लम आती है तो आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। और क्योंकि कम बच्चों का ही स्टूडेंट है, कम बच्चों का ही बैच है, तो जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होगी आई विल डील विद इट। लेट्स से सबके एग्जाम होंगे तो हम हफ्ते की छुट्टी कर देंगे, डोंट वरी लाइक दैट। राइट, प्रायोरिटी है, आपको सब समझ आना चाहिए। Sir, you are taking Chandigarh as example in every example. You are from Chandigarh. Yes, I'm from Chandigarh. Right, I'm from Chandigarh. I used to teach in Delhi, Assam, and different places, but now currently I'm in Chandigarh. Right, so it's like this. ठीक है सर, मैं भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या रखूँ ऑप्शनल? देखिए उर्वशी, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, लाइक आप बता सकते हैं मेरे को, लाइक ग्रेजुएशन किस चीज में है? लाइक साइंस बैकग्राउंड है, नॉन मैथ बैकग्राउंड है क्या? B.Com? देखिए तो फिर आप रख सकते हैं फॉरवर्ड। राइट, जर्नल बैकग्राउंड है, हाँ मैं समझ गया। तो आप देखिए प्रायोरिटी बेसिस पे अगर आपको देखना है वो सब्जेक्ट जिसका सिलेबस मास्टर होता है, जिसका सिलेबस मास्टर हो सकता है और स्कोरिंग है, तो यू कैन चूज पबाड, यू कैन चूज सोशियोलॉजी, यू कैन चूज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। पर जितना जल्दी करोगे उतना बेटर है। और देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर आप इनको इनके टीचर्स कुछ कार्टून टाइप मिल गए जो काम चला रहे हैं, दिक्कत है, क्योंकि ये आपका देखो एग्जाम है, ऑप्शनल आपका एग्जाम है। तो पहली चीज ये है कि आपने आज पबमेट का डेमो देखा मेरे यूट्यूब पे, और देखना है तो और देख लेना। आप इनका भी कोई इंडक्शन लेक्चर देख सकते हैं थोड़ा, और वैसे तो आपका बैकग्राउंड यही है तो आपको पता होगा सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में क्या होता है। राइट, पबैट से आपका GS का भी हो जाएगा, तो आप देख लो, आप दूसरे वाले ऑप्शनल भी देख लो। अगर आपको लगता है पबैट में इंटरेस्ट ज्यादा जनरेट हो रहा है तो आप पबैट ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, है ना? क्योंकि आपको तो, आप जिस बैकग्राउंड से आपको ही पता ही रहेगा, पर डू इट क्विक।
डू इट क्विक। और जो भी ज्वाइन करना है उसके प्लीज जो टीचर है उनका एक डेमो या कोई लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शनल के अंदर आप, जीएस के अंदर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऑप्शनल में नहीं। ऑप्शनल में लापरवाही नहीं चलती है, नोट्स अच्छे से चाहिए और समझ में आना चाहिए, वो वाली चीज है। हाँ जी, हाँ जी। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? No. So thank you very much. Or if you want to enroll, you can enroll. You can enroll on the website also, right? और through जहाँ से भी आप आए तो आप please वो enroll कर सकते हैं, website पे कर सकते हैं. Check out the YouTube channel also. And thank you. I really enjoyed taking this session, right? All the best for your future endeavors. All the best. Thank you.